हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्रजनन तंत्र के बारे में जानेंगे। हमें देखेंगे कि पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होती है, जंतुओं मनुष्यों में प्रजनन तंत्र किस प्रकार से होती है, प्रजनन क्रिया कैसे होती है। तो हम उसको आज जानेंगे अपने वन लाइन प्रश्नों के माध्यम से, जो विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इन तक देखिएगा और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पसंद आते ही वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्राणियों में संवर्धन तथा विकास किन दो प्रकार से होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्राणी होते हैं उनमें विकास किस प्रकार से होता है, किन दो प्रकारों से। इसमें क्या होता है, जनन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक जनन होती है, एक लैंगिक जनन होती है। वर्धी जनन तथा स्पोर जनन किस प्रजनन का आधार है। तो जो वर्धी जनन है तथा स्पोर जनन वो अलैंगिक प्रजनन का आधार होता है, लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। यहाँ पे किस जनन के अंतर्गत द्विखंडन, मुकुलन तथा पुनर्भवन आते हैं। वर्धी जनन के अंतर्गत यह सब क्या है, अभी हम शुरुआत में क्या है पौधों के प्रजनन तंत्र के बारे में जान रहे हैं। किस प्रकार प्रजनन को एक कोश की जीवधारी में होता है, द्विविखंडन हो जाएगा। हाइड्रा व ईस्ट में किस प्रकार की प्रजनन क्रिया पाई जाती है। तो हाइड्रा जो ईस्ट होता है उसमें मुकुलन प्रकार की जो है प्रजनन क्रिया पाई जाती है। इकाइनोडर्म स्टारफिश स्पीशीज के जीवों के पुनर्भवन किसके द्वारा होता है, पाद तथा भुजा के द्वारा होता है। स्काइनोडर्म और स्टारफिश स्पीशीज के जीवों के जब पुनर्भवन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो पाद तथा भुजा के द्वारा होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो केंद्रक के भीतर क्या है, गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, जिसे हम 46 होते हैं, जिसे हम 23 जोड़े कहते हैं। लैंगिक जनन कितने युग्मों के संयुग से बनता है, यानी पूर्ण होता है तो 2 होता है। दोनों प्रकार के युग्मों के संयोजन से क्या बनता है, तो हमारा युग्मनज बनता है। शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन से किनका निर्माण होता है, तो युग्मों का निर्माण होता है। पत्तियां किन दो प्रकार के होते हैं, तो सल्क व सत्य पत्र होता है। गुरबी या अड़ुधानी धारण करने वाली पत्तियां क्या कहलाती है, तो गुरबी या अरुणपूर्ण कहलाती है। बीजाणुपूर्ण परिपक्वन कैसा होता है, तो तलाभिसारी प्रकार की होती है। बीजाणु धानी की दीवार का सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाता है, तो टेप्टिम कहलाता है। क्या कहलाता है, टेप्टिम कहलाता है। पादप जगत में किसके बीजांड सबसे बड़े होते हैं, तो साइकस के। जिम्नोस्पर्म क्लास के पौधों में किन दो प्रकार की पत्तियां होती है, सल्क व सत्यपत्र होती है। एंजियोस्पर्म का पौधा किस प्रकार का होता है, स्पोरोफाइट प्रकार की होती है। एंजियोस्पर्म के पुष्प किस अक्ष पर स्थित होते हैं, तो पुष्पाक्ष अक्ष पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उनके फूल जो होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के कितने प्रमुख भाग हो सकते हैं, यानी होते हैं, तो 4 होते हैं। पुष्प के नर जननांग क्या कहलाते हैं, पुंमंग कहलाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में कौन से भाग होते हैं, यहाँ पुंकेसर के भागों की बात हो रही है, तो यहाँ पे पुतंतु हो जाता है, परागकोश होता है और एक योजी होता है। इसके क्या है, प्रत्येक पुंकेसर के भाग होते हैं। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण भाग की बात करें तो परागकोश होता है। सरसों, मूली, सलजम किस कुल के पौधे हैं, तो क्रूसिफेरी कुल के पौधे आते हैं, सरसों, मूली और सलजम। गुड़हल, भिंडी, कपास किस कुल के पौधे हैं, तो ये हो जाएंगे मालवेसी कुल के हो जाएंगे। बबूल, गुलमोहर, कत्था, छुई मुई, अशोक, कचनार, इमली किस कुल के से संबंध रखते हैं, तो लेग्नुमिनोसी। नींबू, मौसमी, बेल, कैथ, कामनी किस कुल से संबंध रखते हैं, तो ये रूटेसी कुल से संबंध रखते हैं। भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, सूरजमुखी, जिनिया, डहेलिया किस कुल से संबंध रखते हैं, तो कंपोजिटी इनका जो है कुल है। खरबूजा, लौकी, परवल, तरबूज, टिंडा, कद्दू, ककड़ी, चिचिंडा, करेला किस कुल से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कुकुर बिटेसी इनका कुल है। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, खुबानी, आड़ू,
रस भरी गुलाब किस कुल से संबंध रखते हैं? तो ये रोजेसी का कुल हो जाएगा। जामुन, अमरूद, यूकेलिप्टस, मेहंदी किस कुल से संबंध है? तो मिर्टेसी हो जाएगा इनका। जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर किस कुल से संबंध रख रहे हैं? तो यहाँ पे अम्बेलिफेरी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मतलब कौन सा जो पौधा या फल है, सब्जी है, वो किस कुल से अपना संबंध रख रहे हैं। आलू, मिर्च, मकोई, बैगन, धतूरा, टमाटर, बेलाडोना किस कुल से संबंध रख रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा सोलेनेसी हो जाएगा। लहसुन, प्याज, सतावर किस कुल से संबंध है? तो लिलिएसी हो जाएगी इसकी। खजूर, नारियल, सुपारी, ताड़ किस कुल से संबंध रखते हैं? तो पालमी हो जाएगा। केला किससे संबंध रखता है? म्यूकजेसिस हो जाएगा। गेहूं, गन्ना, बांस, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल किस कुल से संबंध रखते हैं? तो गैमनी। यहाँ पे हमने सभी फसलों, जिसमें सब्जियां, मसाले, फल, सबको देखा है किस युग से कौन सा किस कॉल से अपना संबंध रख रहे हैं। आगे देखते हैं। आधार का फूल हुआ भाग क्या कहलाता है? आधार का जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहता है? अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में बनी रचनाएं क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। मादा गैमेटोफाइट बीजांड के अंदर किस रूप में विकसित होता है? भ्रूणकोश। परागकोश में बने परागकणों की स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है? तो परागण कहलाती है। परागण के माध्यम से क्या है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है परागकोश। उपलब्ध माध्यम के आधार पर परागण किन 4 प्रकार का होता है? तो इसमें हो जाएगा वायु, जल, कीट व जंतु। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तब एक क्रिया क्या कहलाती है? तो हो जाएगा स्वपरागण। क्या होगा? स्वपरागण हो जाएगी। लैंगिक रूप से भिन्न 2 जनन इकाइयों नर तथा मादा युग्मों के समीकरण को क्या कहते हैं? निषेचन। पुष्पी पौधों में एक ही भ्रूणकोश में कितनी बार निषेचन हो सकता है? 2 बार हो सकता है। भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने पर बीजांड क्या बन जाता है? बीज बनता है। उद्दीपन के पश्चात अंडाशय के रूप में विकसित होता है तो फल के रूप में। कूट फल के उदाहरण कौन से हैं? तो सेब, नाशपाती, अनार। सत्य फल भित्ति को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो पेरिकार्प अथवा फल भित्ति के नाम से जानी जाती है सत्य फल भित्ति को। फल भित्ति का बाहरी स्तर कौन सा होता है? यानी पतला और छिलके के रूप में जो होता है तो एपिकार्य होते हैं। फल भित्ति का बाहरी स्तर मांसल व गुद्देदार वाली जो भाग होती है उसे क्या कहेंगे हम? कौन सा होता है? तो मीसोकार्प होती है। फल भित्ति का सबसे अंदर का स्तर झिल्ली के रूप में जो होती है वो कौन सा होता है? तो एंडोकार्प होता है। अंगूर, केला, पपीता व अनानास के प्रकार के फल है तो अनिषेक प्रकार के क्या है? फल है। सोरोसिक तथा साइकोनस किस प्रकार के फल हैं? तो संग्रहित यानी कुट फल हैं। किस प्रकार का फल स्पेडिक्स व कैटकिन पुष्क्रम से विकसित होता है? तो सोरोसिस हो जाएगा। किस प्रकार का फल हाइपेंथोडियम पुष्क्रम से विकसित होता है? साइकोनस। सोरोसिस फलों के उदाहरण कौन से हैं? सहतूत, कटहल व अनानास हो जाएगा। साइकोनस फलों के उदाहरण कौन कौन से? तो बरगद, पीपल, गुलर व अंजीर के पेड़ हो गया। ब्रीपर, अधिविषण, शुक्रवाहिका, पुरअस्था, शिशन किस प्रजनन तंत्र का उदाहरण है? तो पुरुष प्रजनन तंत्र में सब होता है। क्या वृषण कोष होता है? शुक्रवाहिनी होती है, शिशा मूत्र मार्ग होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्राशय सभी होता है। शुक्रजन नलिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? तो वृषण में। यौनावस्था के समय किसका स्त्राव बढ़ जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन का। शुक्र अथवा वीर्य का मुख्य भाग किसके स्त्राव द्वारा बनता है? शुक्राशय। किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्रवाहिका में आते हैं? तो अधिवृषण के माध्यम से। शिश्न किसका बना होता है? स्पंजी ऊतक का। स्वी प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? भाग कहते हैं।
तंतुपास्थी संधि के सामने जघनास्थि के पास कौन सा अंग होता है? रति सेल। समस्त भगोष्ठ की लंबाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर से लेकर 3 इंच तक। 7 सेंटीमीटर अथवा 3 इंच। स्त्री जनांकों को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र किसके 3 भाग होते हैं? प्रारूपी अंडक के। बृहत भागोष्ठ के रूप के ऊपरी भाग में स्थित लघु भागोष्ठ किस से युक्त होता है? हर्षण ऊतक से। पुरुष के शिश्न के समतुल्य स्त्री के प्रगाढ़ के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है? भग शिश्निका। योनि द्वार पर स्थित एक पतला झिल्लीनुमा डायफ्राम क्या कहलाता है? तो हाइमन कहलाता है। पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? तो योनि हो जाएगा। गर्भाशय ग्रीवा के आगे था पार्श्व में स्थित छोटी अवकाशों को क्या कहते हैं? अग्र अथवा पॉर्स पोर्निक्स कहते हैं। फोर्निक्स होता है। अंडाशय, डिम्ब, ग्रंथियां, डिम्बवाहिनी नली, गर्भाशय किस प्रकार के अंग है? तो आंतरिक भाग हो जाएगा। डिम्ब का निर्माण एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नामक स्त्राव उत्पन्न करना किसका कार्य है? डिम्ब ग्रंथि का। किस नली से डिम्ब ग्रासय गुहा में जाता है? डिम्ब वाहिनी नली से। एक मोटी पेशी भित्ति का तुम्बाकार कौन सा अंग पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है? गर्भाशय होता है। गर्भाशय को आच्छादित करने वाली सिलिस्मिक कला क्या कहलाती है? गर्भाशय अंततः स्तर होती है। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में कितने दिनों की अवधि पर ऋतुस्राव यानी मासिक धर्म होता है? 26 से 28 दिन पे। ऋतुस्राव कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। आर्त उत्तर काल की अवधि कितने दिन की होती है? 9 दिन की। ऋतु चक्र की औसत अवधि कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है। कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कला निषेचित डिंब के लिए तैयार हो जाती है? 27वें दिन। मनुष्यों के जनन अंगों की जनन ग्रंथियों में गैमिट्स बनने की क्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस। नर में बनने वाली स्पर्म क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा यहाँ पे। मादा में बनने वाली ओवम क्या कहलाती है? उजेनेसिस हो जाएगा। नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म किसके द्वारा होता है? तो प्राइमरी गोनोसाइट से। प्राइमरी गोनोसाइट कहाँ स्थित होती है? तो टेस्टिस में होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज, मेटामॉर्फिस किस क्रिया के चरण हैं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। मादा में मैचुरेशन फेज क्रिया में सभी प्राइमरी ओसाइट मियोटिक विभाजन के द्वारा किन दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती है? हैप्लॉइड का। स्पर्म और ओवम मिलकर किसकी रचना करते हैं? युग्मनज। स्पर्म और ओवम के मिलन में कौन सी दो क्रियाएं होती है? सिनगैमी, कैरियोगैमी। किसकी सहायता से स्पर्म तैर कर ओवम के पास चला जाता है? फ्लैजिलम। निषेचित ओवम गर्भाशय की ओर बढ़कर कितने दिनों में गर्भाशय गुहा में पहुंच जाता है? 7 दिन। गर्भाशय की दीवार में संचित ओवम के प्रतिष्ठापन को क्या कहते हैं? गर्भारोपण कहते हैं। भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं का गुच्छे के रूप में बना पिंड क्या कहलाता है? मोरूला। मोरूला के विकसित होने पर कोशिका की कितनी परतें बन जाती है? 3 परतें होती हैं यहाँ पे। किन अंकुरों के माध्यम से भ्रूण का गर्भाशय से संबंध रहता है? जरायु से। ये दोनों अंकुर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अपरा का। माता के रक्त से भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो अपरा के माध्यम से होता है। गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश संरचना क्या कहलाती है? नाभिनाल होती है। सगर्भता का अवधि काल कितना होता है? 280 दिन का होता है। गर्भाशय में स्थित पतली झिल्लीदार थैली में भ्रूण विकसित होता है क्या कहलाती है? गर्भोदक थैली कहलाती है। हमने प्रजनन तंत्र के बारे में देख लिया। अब हमारा बचता है क्या? उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं।
तो कौन मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय क्या है? उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है, उत्सर्जी अंग है ही नहीं है। कौन मानव में डायलिसिस थैली है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। कौन सी पोत किडनी में रक्त लाती है? निरॉल धमनियाँ। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार एवं नाइट्रोजन से युक्त होता है? एल्केलॉइड होता है। कौन सा रोग गोड़िका वृक्क शोथ के कारण हो सकता है? चिरकालीन वृक्क शोथ। क्रियोटिनिन किस के मूत्र में पाया जाता है? गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिला के मूत्र में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। गवीनी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। गार्डन नास्टरीशियम घास पिस्ता में उत्सर्जन हेतु कौन सी विशेष संरचना होती है? हाइडाथोड होती है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा। जब ब्रेक कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ रक्त में जमा हो जाता है? नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया का। जीवों के शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। डायलाइजर में प्रयुक्त सेलोफेन नामक रचना कैसी होती है? आंशिक पारगम्य होती है। दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित रहती है? तो अधिवृक्क हो जाएगी। दोनों वृक्कों के मुंह किस ओर रहते हैं? तो रीढ़ की ओर होते हैं। कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो गुर्दा हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। नेफ्रॉन का आरंभ किस रूप में होता है? तो ग्लोमेरुलस या कोशिका त्वक के रूप में इसका क्या होता है? आरंभ होता है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? जिसमें क्या है मौजूद एक छोटी प्यालीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो ओमन स्फुट कहते हैं। पक्षियों में वर्ज्य नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो यूरिक अम्ल होता है। पालपेजी का पिंड किसे कहते हैं? कोशिकावस्थक को कहते हैं। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के किस भाग में होती है? स्त्रावी भाग में। पौधे रात में शोषण क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? एथिलीन गैस का होता है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क का निर्माण 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये नलिकाएं क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन। शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों क्या कहते हैं? उत्सर्ज्य या वर्ज्य पदार्थ होती है। शरीर से वर्ज्य पदार्थ त्याग जाने की क्रिया कहलाती है। तो उत्सर्जन हो जाएगा यहाँ पे। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल का उत्सर्जन होता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गार्डन नास्टर्शियम घास पिस्तिया में उत्सर्जन हेतु कौन सी विशेष संरचना होती है? हाइडाथोड की। पौधे के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? एथिलीन गैस का। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार एवं नाइट्रोजन से युक्त होता है? एल्केलाइड। एल्केलाइड का प्रयोग किस हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो औषधि के लिए। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अमीनोटेलिक कहते हैं। यूरिया उत्सर्जी हुए प्राणियों को क्या कहते हैं? यूरेटेलिक कहते हैं।
यूरिया अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। मोलस्क के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो रीनल ग्रंथियों हो जाएगा। कीटों के उत्सर्जी अंग की बात करें तो मेलपिजियन नलिकाएं होती है, इसके माध्यम से उनका उत्सर्जन होता है। मनुष्य के में मूल तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वृक्क, गविनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसके माध्यम से क्या है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में ले जाने का आकार किसका है? तो यूरेटर यानी गवेनी का है। शरीर में वृक्क कितने होते हैं? 2 होते हैं। वृक्क किसके पीछे वसा में गहरे गहरे से होते हैं? पर्युदर्या। वृक्क का कौन सा भाग वृक्क का मुंह कहलाता है? नतोदर भाग। दोनों वृक्कों के मुख किस ओर होते हैं? रीढ़ की ओर होते हैं। दोनों वृक्कों के ऊर्ध्वध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित है? तो अधिवृक्क हो जाएगा। वृक्क के मुख के पास का अभिमध्य अवतल महत्वपूर्ण खाज वाला किनारा क्या कहलाता है? वृक्क नाभि या वृंतक। वृक्क धमनी सीधे महाधमनी से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? तो वृक्क में करती है। वृक्क की अनुप्रस्थ काट में कौन से 2 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं? बाय कार्टेक्स, अंत्य मेड्यूला। प्रत्येक वृक्क का निर्माण किससे होता है? तो अनेक नेफ्रॉन्स होती है। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। नेफ्रॉन का आरंभ किस रूप में होता है? तो ग्लोमेरुलस यानी किसकास्तवक के रूप में होती है। पालपीजी का पिंड किसे कहते हैं? किसकास्तवक। मूत्रजन नलिका का प्रथम भाग कौन सा होता है? संवलित होता है। मूत्रजन नलिका के बाद लूप या पास होता है या क्या कहलाता है? हेनले का लूप कहलाता है। हृदय से वितरित किए गए समस्त रक्त का कितना भाग रक्त में आता है? तो 1/4 भाग ही आता है। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य गवेनी करता है। गवेनी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर होती है। स्त्रियों में मूत्राशय किस कारण गर्भाशय से पृथक होती है? पुर या दरिया का फोल्ड के कारण। रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना किस शरीरांग का कार्य है? तो वृक्क का। किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या मूत्रता की दशा उत्पन्न होती है? वृक्कपात। कौन सा रोग गोड़िका वृक्क शोथ के कारण हो सकता है? तो चिरकालीन वृक्क शोथ। एल्बुमियम में अथवा तथा रक्त में किस रोग के लक्षण है? तीव्र वृक्क शोथ के। किस अवस्था में वृक्क से प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? अपवृक्क की। किस अवस्था में वृक्क के तथा वृक्क पैल्विस के ऊतकों का शोथ पाया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा हमारा गोड़िका वृक्क शोथ। किस प्रकार के रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार मूल त्याग करना पड़ता है मूत्राशय शोथ के लिए? वृक्क की सबसे अधिक सामान्य शल्य दशा कौन सी है? तो वृक्क अस्मरी है। किस स्थिति का अनुमान रक्त यूरिया के अमापन से लगाया जाता है? यूरेमिया। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स, कीप वॉचिंग। इसी प्रकार वीडियो में बने रहें, अपना एग्जाम अच्छे से दे पाएँ, इसलिए वीडियो को आप लोग कंटिन्यू इन तक देखते रहें।